नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जीटीपीएल हाथवे कंपनी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी एक मल्टी सर्विस ऑपरेटर कंपनी है, अर्थात ये जो कंपनी है ये डिजिटल केबल कनेक्शन टीवी की सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो देखिए, डिजिटल केबल की जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके अंदर डिजिटल केबल और ओटीटी सर्विस दोनों को प्रोवाइड करती है। और जब जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसके अंदर ये क्या करती है, हाई स्पीड का जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। और उसके अंदर भी इसके 75% जो कस्टमर है उन्होंने इनको एफटीटीएच के ऊपर कन्वर्ट कर रखा है, मतलब इन्होंने फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्हें ले जा रखे हैं। तो ये है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कि डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइड करके इनका रेवेन्यू मिलता है, दूसरा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करके इनको इनको रेवेन्यू मिलता है। ये हिंदुस्तान की नंबर 1 मल्टी सर्विस ऑपरेटर कंपनी है। तो चलिए पहले से बिजनेस के बारे में देख लेते हैं, इस बिजनेस के ऊपर कोई थ्रेट है या फिर क्या है क्या नहीं। तो देखिए, जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर कंपनी है उसके अंदर ये, और ये जो ब्रॉडबैंड कंपनी इसके अंदर ये नंबर 1 है। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर कोई दूसरा ऑपरेटर आकर उसे बिजनेस के शिफ्ट हो सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका अगर डिजिटल केबल कनेक्शन टीवी के बारे में बात करें तो डिजिटल केबल टीवी के साथ ही ओटीटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो ओटीटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि इनके पास जो भी मैक्सिमम सर्विस है वो उन्हें डिलीवर करती है। दूसरा इसके साथ क्या होता है, हमारा क्रिकेट का लाइव स्ट्रीमिंग। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह की जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर जो कंपनियां होती हैं उनके किसी बिजनेस को कोई दूसरी तरफ शिफ्ट होना होता है, तो मेनली क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग की वो फैसिलिटीज सिर्फ उस चैनल के ऊपर मिलेगी। वो जो चैनल है वो किसी और के साथ टेबल केबल कनेक्शन के ऊपर आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट को एक तरह से भगवान की तरह लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर वो जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कोई ब्रॉडबैंड सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी है जिस तरह की जैसे कि मान लीजिए कि जियो है और एयरटेल है। ये जो कंपनियां हैं ये बड़ी कंपनियां हैं, और ये जो कंपनियां आए मार्केट के अंदर वो इसके बिजनेस को कैप्चर कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ये जियो कंपनी की ही है, कि जियो वालों की ही ये कंपनी है। उन्हीं के पास इनके शेयर्स हैं 50% से अब हो। तो ये कंपनी क्या है, जियो की है। तो इसको बाहर की किसी और से जो थ्रेट है, सर्विस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनी उससे कोई जो थ्रेट है वो इस तरह से जीरो, क्योंकि जियो की ही कंपनी है। और अगर बात की जाए क्रिकेट की लाइव स्ट्रीमिंग की, तो जियो ऐप ने इस चीज़ को पहले ही समझ लिया था और उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह उन्होंने राइट्स वगैरह खरीद रखे हैं। तो वो इनकी जो जियो की जो ऐप है उसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, रोबस्ट है, कि ऐसा नहीं है कि आज ये बिजनेस कर रहे हैं कल को इनके बिजनेस को दूसरा ऑपरेटर आएगा और वो छीन लेगा। अब इसके बात करते हैं कि एआरपीयू मतलब एनुअल रिवेन्यू पर यूज़र। देखिए उसे भी हल्का धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कि 10-10 रुपये हर साल ही इंक्रीज़ करके रिवेन्यू से भी इनकम हो रही है इनकी। और जो दूसरा क्या करते हैं, ये जो कस्टमर उन्हें शिफ्ट करते हैं अपने लो पैकेज से हाई पैकेज की तरफ, की मतलब जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है उसे शिफ्ट करके। तो देखिए अब इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कंपनी के फ्यूचरिस्टिक आइडिया के बारे में। देखिए इस तरह की जो कंपनी है हमारी ब्रॉडबैंड सर्विस की कंपनी है, इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होना है, इसकी जो ब्रॉडबैंड है इसकी रीच बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरह से स्टार्टिंग में जब कोई इंटरनेट वगैरह किसी घर के अंदर लगता है तो इनिशियली उसे लगा लिया जाता है किसी एजुकेशन या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या बन जाता है, ये एक लत की तरह लग जाती चीज़ें। और जिस घर के अंदर एक बार ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह आ जाते हैं तो उसके जो कटने के चांसेस होते हैं वो एक तरह से ना के बराबर होते हैं। क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन हैं, तो अगर उनके पास अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो कुछ देर के लिए अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो उन्हें अजीब सा लगने लगता है। तो अब ये जो डाटा है ये जैसे क्या बन गया, एक एडिक्शन बन गया लोगों के लिए। तो और ये जो है ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं कि कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव की। तो देखिए जो कंपनी है ये दोनों तरफ से ग्रोथ कर रही है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि अभी कभी कंपनी ने क्या किया है, किसी दूसरी कंपनी को भी एक्वायर किया, मेट्रोकास्ट नेटवर्क, जिसकी जो एग्जिस्टिंग रीच थी वहाँ की महाराष्ट्र, गोवा के अंदर, कर्नाटका के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। तो कंपनी ने उस कंपनी को भी एक्वायर किया, वो मल्टी सर्विस ऑपरेटर कंपनी थी। तो उसका इम्पैक्ट भी अब उसके पास आ जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह एक्वेशन कर रही है और साथ में अपने जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उससे भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है।
अब देख वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जो कंपनी है वो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी वर्क करी। तो देखिए भारत नेट का प्रोजेक्ट क्या है, तो भारत सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गांव हैं सभी गांवों के अंदर क्या हो, एक फास्ट इंटरनेट पहुंचे। और इसके लिए क्या करती है, फास्ट इंटरनेट इन द सेंस ब्रॉडबैंड कनेक्शन की फॉर्म के अंदर चला जाए। तो देखिए उसमें क्या है कि ये कंपनी उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है। देखो सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है कंपनी को, वो कॉस्ट इसी चीज़ की आती है कि उन्हें फाइबर केबल्स को कस्टमर तक पहुंचाना है, कि दूर दराज के किसी गांव में पहुंचाना है जहाँ पे जो फाइबर केबल्स उन्हें अंडरग्राउंड दबा के ले जाना पड़ता है। तो वो जो पैसा वो तो इनको भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ही मिल जाएगा। और उसके बाद जिस गाँव में जो ब्रॉडबैंड सर्विस पहुँच गई, उस गाँव में कुछ लोग तो स्टार्टिंग के अंदर इंटरनेट सर्विस को लेना ही चाहेंगे, तो इनके पास जो कॉस्ट है वो भारत नेट के थ्रू मिल जाएगी इनको, और जो फाइबर की, और वहाँ से जैसे कोई गांव उसके के अंदर जो कुछ लोग हैं, रिच लोग हैं स्टार्टिंग में, वो उस ब्रॉडबैंड को सर्विस को शुरू करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे इनको क्या हो कि जो पब्लिक है, जो दूर दराज के गांव है, वहाँ पर इनकी पहुँच है वो ईजी रहेगी, ये इजीली एक्सपेंड कर जाएंगे। तो ये है इनका केपेक्स। और दूसरी अगर बात की जाए कि केपेक्स की बात की जाए, तो जो कंपनी है उसके पास 1500 करोड़ का नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर ये कैपेक्स लेके आ रही है। मतलब कि हर साल ये 500 करोड़ रुपए ऐड करके अपनी कंपनी को एक्सपेंड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो कंपनी का केपेक्स है, तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट के लिए क्या है, श्योर है, और उसे पता है कि उनका जो बिजनेस है वो बढ़ने जा रहा है। अब देखिएगा, अब ऐसी जो कंपनी होती है इनके पास क्या होती है, एबिलिटी टू पास द हाई प्राइसेस। अगर ये क्या करते हैं, अगर इन्होंने अपने जो प्राइसेस अगर उन्हें इंक्रीज़ करना है तो ईजिली इंक्रीज़ कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं अपनी कॉस्टों से कस्टमर के ऊपर। कि जिस तरह से, क्योंकि जो हमारे पास एयरटेल कंपनी है और हमारे पास ये जो जियो कंपनी है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने प्लान को, टैरिफ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि लोगों को डाटा परचेज ही करना पड़ेगा, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। और दूसरा, मोबाइल की जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियाँ है वो ज़्यादा है नहीं। इसी तरह से ये है कि यहाँ पे जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर हैं वो बहुत ही कम है। तो ये ईजिली क्या कर सकते हैं, अपनी जो हाई कॉस्ट है, कि इनकी अगर कोई कॉस्ट आ रही है उसे ईजिली पास ऑन कर देंगे नेक्स्ट कस्टमर के पास। अब इसके बाद क्या लेके आएंगे, न्यू टैरिफ ऑर्डर भी लेके आएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि कंबाइंड करके एक तरह से बंच देते, सर्विस का प्रोवाइड करते, तो उससे इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्दर फ्यूचर की, जो फाइबर टेक्नोलॉजी है फ्यूचर के अंदर है या नहीं। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा स्टारलिंक के बारे में, कि जो हमारे जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने अपने स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड कर रखी। क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाती है ढेर सारी, उन सैटेलाइट के थ्रू क्या किया जाता है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो सैटेलाइट के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाता है, उससे क्या होता है, लेटेंसी गैप बहुत ही कम होता है, वो सर्विस बहुत ही फास्ट होती है। तो अगर देखा जाए तो उसके साथ कंपेयर किया जाए कि फ्यूचर क्या उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का है, तो अगर ऐसा रहा तो फिर इस कंपनी का क्या होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि जो सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो सबसे पहली बात तो उस एरिया के अंदर ज़्यादा अच्छी वर्क करती है जहाँ पे हाई राइजेस होते हैं, मतलब जहाँ पे ऊंची बिल्डिंग होती है, शहर का एरिया। और हिंदुस्तान के अंदर हाई राइजेस की बात की जाए तो हार्डली वो एरिया कितना है, केवल 10%। मतलब 90% का जो एरिया है हिंदुस्तान के अंदर वो हाई राइजेस नहीं है। तो वहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी जिसको हम बात करें सैटेलाइट को, तो ये क्या होती है, एक प्रीमियम सर्विस होती है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। और हिंदुस्तान के अंदर कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि यहाँ पे सस्ती टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्योंकि टेस्ला जैसी जो कंपनियाँ होती हैं, ये इनकी जो गाड़ियाँ भी आप देखोगे तो गाड़ियाँ इनकी महंगी होती हैं, सस्ती नहीं होती इनकी गाड़ियाँ। तो ये जो चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें, वो आपके शहरी एरिया के अंदर तो सही है, ये शहरी एरिया मिलेगा, कि जो शहरी एरिया है वहाँ पे, या फिर उसमें जो कुछ कंपनियाँ हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर ले कि उन्हें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैक्सिमम जो पीपल हैं उन्हें लो कॉस्ट सर्विस ही प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और यही टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम आएगी। तो फ्यूचर में इसका जो टेक्नोलॉजी, फाइबर टेक्नोलॉजी, एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, ये फेल होने वाली नहीं है। अब बात की जाए कि जो ब्रॉडबैंड इसके फ्यूचर के बारे में, तो देखिए आज अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 35 मिलियन हमारे हाउस हैं, उन्हीं के पास क्या है, ब्रॉडबैंड सर्विस है। और जबकि हमारे देश में 350 मिलियन हाउस होल्ड हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसके पास क्या है, ब्रॉडबैंड है। और अगर कंपेयर करें इसे हम किसके साथ, चाइना के साथ, तो चाइना के अंदर क्या है, 50% है, और यूएस के अंदर 65%। अगर बात की जाए किसकी, यूरोप की, तो वहाँ पे जो
ये पेंट्रेशन है 72% से 75% के आसपास है। तो हिंदुस्तान के अंदर ब्रॉडबैंड सर्विस का पेंट्रेशन इंक्रीज होना है, और उल्टा सॉरी, और इसके अलावा गवर्नमेंट का विजन भी है भारत नेट प्रोजेक्ट की देश के अंदर हर कोने के अंदर हम फास्ट इंटरनेट सर्विस को पहुंचाएं। अब ये हमने कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में चल लेते हैं और फाइनेंशियल के बारे में चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखें तो देखिए आज के टाइम में जो कंपनी का मार्केट कैप वो कितना है, सिर्फ 1500 करोड़। और अगर कंपनी की हम सेल्स को देखें तो देखिए सेल्स अगर देखें तो सेल्स ही कितनी है, 2000 करोड़ के आसपास की थी सेल्स ही, और पूरी कंपनी कितने की है, सिर्फ 1500 करोड़। तो देखिए इसके अगर कंपनी के एक्सपेंशन की देखें तो यहाँ से कंपनी का एक्सपेंशन तो मुझे लगभग 10 टाइम नजर आ रहा है। अब देखिए उस चीज़ को हम किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ। आज जो कंपनी का पी है वो 13% के 13 का पी नजर आ रहा है, और कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, 16% का, जो बहुत ही अच्छा है। अब जो 13 का जो पी है, अगर हम इसके देखें तो अगर इसके सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो सेक्टर के अंदर जो जो कंपनी उनका पी इससे ज़्यादा ही है। अब देखें कि फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ से ये शेयर प्राइस डबल भी हो जाए तो क्या इसका जो पी है क्या वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसकी हम कैलकुलेशन करें तो देखिए कुछ जो लास्ट का जो क्वार्टर था उसके अंदर क्या था, इसका नेट प्रॉफिट वो क्या था, नेगेटिव के अंदर था। उसके अंदर रीज़न क्या था, उन्होंने टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया था, और दूसरा उनके पास एक सडन एक्सेप्शनल आइटम का क्या क्या थी, 18 करोड़ का खर्च आ गया था। और ये बार बार नहीं आता, कभी कभार ही है। तो दूसरा इनके पास क्या था, डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया क्योंकि इनको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना था, उसके ऊपर इनका खर्च आ गया था। और ये क्या होता है कि कभी कभार ही होता है, क्योंकि एक बार जिनको अपग्रेडेशन करने के बाद बार बार जरूरत नहीं पड़ती, 5-7 साल तक हमारी चीज़ें चल जाती हैं। डेप्रिसिएशन इस चीज़ के अंदर लगता है क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है हमारे इनकी सेट टॉप बॉक्स वगैरह की इनके ऊपर लग जाती है, और वो एक दो बार लगाने के बाद वो कई सालों तक हमारे चल जाते हैं। तो बीच बीच के अंदर एक बार हमारा खर्चा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो फिर कई सालों तक चलता रहता है। अगर हम इसकी सेल्स की ग्रोथ देखें तो देखिए सेल्स की ग्रोथ 358 करोड़ से बढ़कर ये 2600 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब लगभग इन्होंने अपनी जो सेल्स है उसे 10 टाइम कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसकी, सॉरी पी की बात कर लेते हैं जो हम बीच में छोड़ दी थी हमने। तो देखिए आज इसके अंदर देखें तो बीच में एक जो क्वार्टर था उसके अंदर इसके नेगेटिव नंबर्स आ गए। अगर हम एवरेज ऑन एन एवरेज करके देखना चाहें कि अगर हर साल कंपनी कितना कमाती है, 40 करोड़ कमाती है हर क्वार्टर के अंदर, तो पूरे साल के अंदर उसके 160 करोड़ हो गए। और हम यहाँ से देखें अगर शेयर प्राइस हमारे यहाँ से डबल भी हो जाए तो 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी उसकी 3000 करोड़ की। तो देखिए 3000 करोड़ का और 160 से डिवाइड करें तो उसका पी आ जाएगा 18 का। लेकिन इस 18 के पी के अंदर हमने एक चीज़ छोड़ दी, और वो थी क्या, इसका केपेक्स प्लान के अंदर जो इन्होंने एक हाल फिलहाल में कंपनी को एक्वायर किया, मेट्रोकास्ट नेटवर्क। इसके नंबर अभी तक इसके प्रॉफिट के अंदर जुड़े नहीं है, जो नेक्स्ट क्वार्टर से आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो पी है ये 18 का भी नहीं 12 के आसपास का ही आ जाएगा। तो मतलब इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनके पास ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, यहाँ से शेयर प्राइस तो डबल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन क्या रहेगी, बिल्कुल सस्ती रहेगी। तो बार बार ये चीज़ें ग्रोथ करती रहेंगी। और मुझे यहाँ से ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1509 करोड़ से 15000 करोड़ की नज़र आ रही है। मतलब ये शेयर प्राइस यहाँ से 10 टाइम भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो आपका व्यू होगा वो 5 साल के आसपास का होगा। तो मेरे हिसाब से ये मल्टी बैगर स्टॉक है। मेरे कहने से आप चीज़ों को समझिए, ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।